हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं, ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से और अनिल नेताम रायपुर से जुड़ गए हैं, देवेंद्र प्रताप लखनऊ से। ईशा, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी, क्या कुछ चंडीगढ़ में खास है आज? जी काजल, देखिए अगर चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में आज वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी और राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी द्रौपदी मुर्मू से ये पहली मुलाकात होगी। और इसके बाद आज शाम को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जर्मनी के लिए रवाना होंगे और जर्मनी का जो उनका दौरा है वो 11 से 18 सितंबर तक का रहेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो भगवंत मान हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ये तर्क दिया गया है कि जो निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए, ताकि जो विदेशी निवेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में हो, इसलिए वो इस दौरे पर जा रहे हैं। और वहाँ पर जो प्रमुख कंपनियाँ हैं उनके प्रतिनिधि मंडलों से और कंपनियों के प्रमुखों से वो वहाँ पर मुलाकात करेंगे। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ से इंडस्ट्री लगातार पलायन कर रही है दूसरे राज्यों की तरफ, और ज़्यादातर इंडस्ट्री इस वक्त हिमाचल प्रदेश की तरफ पलायन कर रही है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री का कहना है कि एक तरफ इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ युवाओं को भी इससे रोजगार होगा। तो देखना ये होगा कि 11 से 18 तारीख तक का जो उनका दौरा होगा वो किस तरीके का रहेगा। और क्योंकि हम अगर पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो बीते 3 दिनों से वो पंजाब में मौजूद नहीं है। इससे पहले वो हरियाणा में मौजूद थे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। हालांकि बीते कल कैबिनेट की बैठक ज़रूर लेने पहुंचे थे, लेकिन आज फिर से वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं, उसके बाद वो जर्मनी जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बदलाव के चलते पंजाब की जनता ने पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी मुलाजिम हैं वही नाराज चल रहे हैं। दो टूक शब्दों में उनकी तरफ से चेतावनी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दे दी गई है। और 14 तारीख को चंडीगढ़ में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनकी तरफ से उनका कहना है कि जो डीए है वो यहाँ पर दिया नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो वेतन उनका बनता था वो भी, जब मीडिया में इसकी रिपोर्ट आई उसके बाद जो सरकार है उनकी तरफ से जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी वेतन को जारी किया गया। तो ऐसे में जो सरकारी मुलाजिम हैं वो भी यहाँ पर नाराज़ चल रहे हैं, दूसरी तरफ किसान भी नाराज़ चल रहे हैं। तो ऐसे में इस खबर पर भी नज़र रहेगी कि क्या सरकारी मुलाजिमों को मनाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है या नहीं। और यहाँ पर जो सबसे प्रमुख खबर आज की रहेगी काजल, वो रहेगी कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। तो ऐसे में बीते कल हमने देखा था कि कई राज्यों के प्रभारी यहाँ पर बदले गए हैं। और हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो और चंडीगढ़ के प्रभारी बनाए गए थे दुष्यंत गौतम, जो कि हरियाणा से राज्यसभा सांसद भी थे, अब पूर्व हो चुके हैं, उन्हें यहाँ पर हटा दिया गया है। उनकी जगह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को ये दायित्व सौंपा गया है। उन्हें चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है, क्योंकि इस बार बीजेपी लगातार कह रही है कि वो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में पंजाब में जो महासचिव और उपाध्यक्ष हैं उन पे भी अब बदलाव होने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं वो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। कई कदावर नेता हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं सरकार के दौरान, जब पिछली सरकार यहाँ पर कांग्रेस की थी। उन्हें एक बड़ा दायित्व यहाँ पर बीजेपी सौंप सकती है। और आज जालंधर में पंजाब के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा, वो बैठक लेने जा रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ ही अगर हम साथ लगते सूबे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के प्रभारी विनोद तावड़े को भी यहाँ पर बदल दिया गया है। उनकी जगह त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को यहाँ पर जो दायित्व है वो सौंपा गया है प्रभारी का। और ऐसे में बड़ी चुनौती है दोनों के पास, चाहे आप विजय रूपानी की बात कर लीजिए या विप्लव देव की, दोनों को ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। लेकिन संगठन में यहाँ पर प्रमुख स्थान दोनों को मिला गया है। राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया है विप्लव देव को, और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी और कहीं ना कहीं बैठकों का दौर बीजेपी की तरफ से यहाँ पर लगातार जारी है। जी काजल।
बिल्कुल आएंगे आपके पास। इस समय हमारे साथ अनिल नेताम रायपुर से भी जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ रायपुर में आज खास है? जी काजल, बिल्कुल जी। देखिए, रायपुर में खास खबरों की बात कर लें तो आरएसएस का जो है समन्वय बैठक आज से लेकर 3 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। यह बैठक जो है 12 सितंबर तक चलेगा। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जिस तरीके से आरएसएस का एक समन्वयक बैठक है, इसमें जो है संगठन से जुड़े 36 संगठनों का यह बैठक रहेगा, जिसमें तमाम जो 36 संगठन उसके जो पदाधिकारी है वो शामिल होंगे और अपने अनुभव को भी यहाँ पर साझा करेंगे। इसी के साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जो 3 दिनों तक चल रहे वाली समन्वय बैठक में भी 3 दिनों तक शामिल होने की जानकारी यहाँ पर मिली है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर की बात करें आयोजित, तो आज जो है गोवंश को उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुभारंभ करने जा रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं और यह प्रत्येक जिले में जो है 1 या 2 चिकित्सा वाहनों से शुरू होगी और ये इस योजना का जो चरणबद्ध तरीके से योजना का विस्तार भी यहाँ पर किया जाएगा। तो लगातार जो है स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर काम करने के बाद अब जो है छत्तीसगढ़ शासन ने गोवंश के जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबरों की बात करें ऐसे तो इस तरीके से अभी जो है जो सरपंच संघ है, प्रदेश के जो सरपंच संघ है, वे अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन पे उतरे हैं। आज उनका जो एक बड़ा प्रदर्शन भी आज देखने को मिलेगा। सरपंच संघ जो है अपने 13 जो प्रमुख मांग है उन मांगों को लेकर जो है यह प्रदर्शन करने जा रही है। साथ ही आज जो है सरपंच संघ का कहना ये भी है कि वो मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए भी निकलेंगे। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर की बात करें आयोजित, तो जो है दशहरा को तैयारी को देखते हुए जो है वहाँ पर आज लेबर WRS कॉलोनी में जो चल रही तैयारियों का निरीक्षण करने भी आज यहाँ पर जा सकते हैं। जी काजल। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस समय देवेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं लखनऊ से। देवेंद्र, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में आज खास है और खासकर राजधानी लखनऊ में? जी मैं बता दूं कि लखनऊ की अगर बात करें तो हमारे जो सबसे शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपने सबसे पहले शुरुआत लखनऊ से की। लखनऊ में लोक भवन में स्थित गोविंद पंत जी की प्रतिमा पर पहले तो माल्यार्पण किया, उसके बाद यहाँ से उनका सहारनपुर के लिए रवाना हो गए। तो वहीं पर बता दें कि नगर मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वहाँ पर कई अपने मंत्रीगणों से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात करने के बाद सर्किट हाउस में कुछ अहम बैठक भी वहाँ पर लेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद अगर बात करें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, तो ब्रजेश पाठक भी लखनऊ में नहीं है, वो भी लखनऊ से बाहर दूसरे क्षेत्र में है, जाकर अपने लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। और दूसरी बात है पूर्व उप मुख्यमंत्री है दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा यहाँ पर लखनऊ में रहकर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें कि जो रेलवे विभाग के जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको यहाँ सम्मानित करेंगे। इसके अलावा और भी कई ऐसे कार्यक्रम है जो लखनऊ में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की, नवनीत सहगल जी अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जो कि टेनिस का प्लेयर गेम है, जिसमें कि वो उत्तर प्रदेश के कई बाहर आए हुए जो टेनिस प्लेयर थे उनको यहाँ पर सम्मानित करेंगे। जी बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। अनिल का रुख करूंगी एक बार फिर से। अनिल, काफी कुछ अहम रायपुर में भी होने वाला। सबसे बड़ी बात है जो कि आरएसएस की बैठक होने वाली है, उसमें जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं, उसको लेकर और क्या अपडेट है? जी काजल, बिल्कुल देखिए, जो है आरएसएस का समन्वय बैठक जो है यह 3 दिनों तक चलेगा। जो कि जो 36 संगठन है जो है आरएसएस की, वो संगठन इस बैठक में शामिल होंगे और अपने अपने कार्य और मनों को यहाँ पर साझा भी किया जाएगा। इसी बैठक में जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे, तो जो है भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में जो है शामिल होंगे और यह बैठक जो है लगातार 3 दिनों से चलेगा। 12 सितंबर तक यह बैठक चलेगा, जिसमें जो है 3 दिनों तक लगातार जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस पूरे बैठक में शामिल होने की जानकारी आ रही है। इसी के साथ जो है प्रदेश के जो 36 संगठन है जो है आरएसएस की, वो इस बैठक में शामिल होंगे और अपने जो है कार्य और अनुभव को यहाँ पर साझा भी किया जाएगा। और जो क्या कुछ निचोड़ सामने बैठक में आते हैं, इसका जानकारी का पूरा विवरण जो है 12 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। जी काजल। अनिल, अब तक क्या जानकारी मिल रही है कि फोकस किस चीज पर होगा इस बैठक का? क्या आने वाले जो प्रदेशों में इलेक्शन है उसको लेकर, 2024 को लेकर, क्या अच्छा कुछ? जी बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में भी आगामी पिछले विधानसभा हुए उसमें भाजपा को करारी हार
मिले थे, सिर्फ 14 सीटों पर सिमटना पड़ा था। लेकिन इसी को ये सब भी बिंदु पे वहाँ पर चर्चाएं की जा सकती है। इसी के साथ जो है संगठन के जो 36 संगठन हैं आरएसएस के, उन संगठनों के जो कार्य हैं, उनके जो अनुभव रहे, उन अनुभवों को यहाँ पर साझा किया जा सकता है और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी किस तरीके से रणनीति बनाकर जो है लोगों को बताया जा सके, लोगों को भाजपा के पक्ष में लाया जा सके, इन तमाम विषयों पर भी वहाँ पर चर्चा की जा सकती है। बैठक जो है अब तक जो है जानकारी आ रही है कि बैठक जो है शुरू हो चुका है। यह बैठक जो है जैनम मानस प्लेस वीआईपी रोड रायपुर स्थित वहाँ पर यह बैठक जो है चल रहा है और जो तमाम जो संगठन के लोग हैं वे इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी काजल। ठीक, आपके पास लौटूंगी। देवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, आज गोविंद वल्लभ पंत की जयंती भी और कुछ ही देर पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री भी माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे। क्या उसको लेकर आज कुछ कार्यक्रम है या फिर राजनीति से जुड़ा हुआ कुछ? राजनीति से जुड़े हुए जाहिर बात है कि अगर समाजवादी पार्टी में या फिर समाजवादी पार्टी में किसी भी अगर राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी काम होता है वो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा जरूर होता है। आज गोविंद पंत जी का मूर्ति पर मुख्यमंत्री ने लोक भवन में कार्यालय पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने संबोधित भी किया। संबोधित में उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को जितने भी जल्दी जितना भी हो सके, क्योंकि एक क्लियर में बता दूं कि जो भी मुख्यमंत्री का या फिर सरकार का या सरकार की पार्टी से संबंधित जुड़े नेताओं का जो भी कार्यक्रम है वो ज्यादातर 2024 चुनाव को लेकर ही संबंधित जोड़ा जाएगा। वही गोविंद पंत की माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने अपने लोगों को संबोधित किया और साथ में उन्होंने ये चीज का और भी खुले मंच पर बोला भी है कि अगर हो सके तो 2024 में अपने क्षेत्र में जितने भी मंत्री हैं अपने क्षेत्र में ज्यादातर रहे। इसके साथ एक अहम फैसला जो कि अभी कल ही हुआ है कि सभी जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सब का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 2024 में हम किसको टिकट दे रहे हैं वो डिसाइड होगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो रिपोर्टर बता रहे हैं अपने प्रदेश का हाल, दिन भर में आज क्या कुछ रहेगा खास, किस खबर पर रहेगी नजर। रिपोर्टर हर खबर पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। इस समय हमारे साथ उपेंद्र राणा देहरादून से, सुबोध गुप्ता रांची से और निषेध ठाकुर पटना से जुड़े हुए हैं। निषेध, पहले आप ही का रुख करूंगी, बिहार में आज क्या कुछ खास है? अब बिल्कुल देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों बेहद खास दिखने को मिल रही है और लगातार जो सियासत है वो दिल्ली से लेकर के पटना तक इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है और लगातार जो अब चर्चा है मिशन 2024 को लेकर के, पहली सियासत उसी मुद्दे पर हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जो अमित शाह गृह मंत्री हैं वो बिहार आने वाले हैं, उनको लेकर के, उनके दौरे को लेकर के बिहार में सियासत तेज हो गई है। जिस तरीके से पहले अगर मिशन 2024 की बात करें तो नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, वहां पर विपक्ष के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद जब वो बिहार पहुंचे तो उसके बाद अब डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव है वो अब यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और जो जानकारी हमें मिली है कि दिल्ली में वो विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर के बिहार में भी सियासत हो रही है और दिल्ली में भी सियासत हो रही है। दूसरी अगर बातचीत करें तो गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल का दौरा है और उसको लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस चीज को देखने के लिए बिहार में आ रहे हैं कि आखिर सीमांचल का जो एरिया है, कटिहार, किशनगंज, ये सब जो जिले हैं वहां पर जनसंख्या इतनी अनियंत्रित क्यों हो रही है, जनसंख्या इतनी बढ़ क्यों रही है। तो अगर जदयू की बात करें तो जदयू जवाब देते हुए इस बात को कह रही है कि अमित शाह के दौरे से कोई यहाँ पे असर नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो इस बात को कह रहे हैं जदयू के नेता कि आखिर किशनगंज, अररिया जो ये सीमांचल के एरिया हैं, वहां के एमपी क्या मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, एक समाज के लोग आते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं। तो इस तरीके के बयान लगातार अब सामने आ रहे हैं और इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।
साथ ही साथ अगर बिहार की और अलग दूसरी खबरों की बात करें तो कई दिनों से नगर निगम के जो कर्मचारी थे उनका हड़ताल चल रहा था, उनका एक हड़ताल खत्म हुआ है तो पटना के लोगों को एक राहत मिली है। और अब कहीं ना कहीं जो गंदगी का अंबार जगह जगह लगा रहता था वैसी तस्वीरें अब नहीं दिखने को मिल रही हैं, और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो अब काम पर वापस आएंगे, और अब कहीं ना कहीं जो पटना की गंदगी है वो नहीं देखने को मिल रही है। पटना में साफ सुथरा पटना अब देखने को मिल रहा है। तो ये आज से जो बिल्कुल। नगर निगम के कर्मचारी लौटेंगे आपके पास। सुबोध, आपका रुख करूंगी। आज रांची में क्या कुछ खास है, क्योंकि झारखंड की राजनीति भी गरमाई हुई है। देखिए, मैं बता दूं कि झारखंड की राजनीति की फिर एक बार गर्मी पड़ रही है। जी गर्मी इसलिए बढ़ रही है कि जो दुर्गा सोरेन आज से 2 दिन पहले दुमका में बयान जारी किया था अंडर गारमेंट्स मामले में, उस पर राजनीतिक सरगर्मी इतनी तेज हो गई कि भाजपा प्रवक्ता ने कह दिया है, प्रतुल सहदेव ने कहा है कि झारखंड में अब एनआईए जांच की जरूरत है। कहीं न कहीं इन बयानों के पीछे एनआईए का मामला सुध ले रहा है। एनआईए जांच की आवश्यकता है, क्योंकि हर पहलू दुमका का जो है कहीं न कहीं टेररिस्ट से जुड़ा हुआ है। और झारखंड में जो लगातार पेट्रोल से जलाने वाली जो मामलाएं हैं लगातार सामने आ रही है। आज भी एक सुबह गढ़वा में एक युवक को पेट्रोल डालकर जलाया गया है, लेकिन अभी तक वो उसका इलाज चल रहा है गढ़वा के निजी अस्पताल में। मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधि व्यवस्था को लेकर लगातार कोई पहल नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सदस्यता को लेकर जो विधानसभा की सदस्यता है उसके पीछे अभी तक उनके जो मंसूबे हैं सफल नहीं हो पाए हैं। मैं बता दूं कि राज्यपाल के जो फैसले हैं, बंद लिफाफे के जो फैसले हैं, आज तक नहीं खुली है, जिसके कारण सभी की निगाहें, जो सत्ताधारी दल है या विपक्ष के दल हैं, सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि झारखंड में जितने भी सत्ताधारी विधायक हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। यहाँ तक कि दल बदल का जो मामला है या फिर दुर्गा सोरेन खनिज लीज लिए हुए हैं, आवंटन लीज लिए हुए, उस पर जो एनआईए की जांच होनी चाहिए। और जो विधि व्यवस्था है झारखंड में अभी तत्काल पूरी तरह से चौपट हो गई है। मैं बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है कि एक बार फिर से विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी हो रही है। जो भूपेश बघेल सरकार संरक्षण दिया था पूर्व में, इस तरह से फिर कई कयास उठ रहे हैं, जहां तक कि झारखंड की विधि व्यवस्था चौपट हो गई और फिर से एक बार पिकनिक का दृश्य सामने आने को तैयार हो रहा है। इस तरह से झारखंड की जनता अब मूड बना रही है कि दुमका के आंदोलन के बाद झारखंड की जनता लगातार सड़क पर उतरने की अपील कर रही है। सुबोध, लौटूंगी आपके पास। उपेंद्र राणा इस समय देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, आज उत्तराखंड में क्या कुछ खास है, बड़ी खबरें क्या हैं उत्तराखंड की? देखिए, अगर उत्तराखंड की बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि जिस प्रकार से कल कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि यूके 888 पेपर लीक जिस प्रकार से हुए थे, उसके बाद से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जितने भी पेपर अभी तक कराए गए हैं उनको पूरी तरीके से जो है वो रद्द करने का फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। उसमें सबसे जिस प्रकार से कैटेगरी जो है सरकार की ओर से रखी गई कि जिन पेपरों के लिए जो है विज्ञापन जारी हुआ है उनको रद्द कर दिया गया है। जिनका जो है पेपर तो हुए हैं लेकिन उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, उन पेपरों को सभी को जो है वो रद्द किया गया है। तो इस तरीके से जो यूके 888 जिस प्रकार से पेपर लीक का जो मामला जिस प्रकार से एसटीएफ की ओर से जांच लगातार की जा रही है, 35 लोगों को हालांकि गिरफ्तार भी किया गया है और लगातार इस पर कार्रवाई जारी है। तो ऐसे में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जितने पेपर अभी तक जो है वो कराए गए हैं, जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, उन सभी पेपरों को जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है वो रद्द करने का फैसला जो है वो लिया है। और जो पेपर जो है अब अधर में लटके हुए हैं उनको अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है, जो कि पहले भी जो है जिस प्रकार से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जिस प्रकार से पेपर होते थे उनके द्वारा जो है वो कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह निकल कर आ रही है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है पहले पेपर कराए जाते थे, तो सबसे बड़ा दिक्कत जो है वो यह आती थी कि लेड लतीफी जो है पेपरों में ज्यादातर देखने को मिलती थी। अगर आज विज्ञप्ति अगर निकल रही है तो कई बार जो है 6 महीने या 1 साल जो है पेपर होने में लग जाते थे और पेपर होने के बाद जो रिजल्ट घोषित होता था तो कई सालों बाद जो है रिजल्ट घोषित होता था। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जो है किस तरीके से जो अब वो काम करेगा और किस तरीके से जो है वो पेपर कराएगा, इस पर बड़ा सवाल
सवाल जो है, इससे कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि सियासत जो है प्रदेश में वो भी बढ़ सकती है और विपक्ष जो है इस पर सवाल जरूर कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जिस प्रकार से गोविंद बल्लभ पंत के जिस प्रकार से 135वीं जयंती है, उस मौके पर जो है आज देहरादून के सर्वे चौक पर IRD भवन में जो है वो वहां पर जाएंगे और वहां पर जो है कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और गोविंद बल्लभ पंत के जो दिशा निर्देश, उनके जो काम है उनको लेकर जो है वो फोकस करेंगे, उस पर जो है कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद 12 बजे के बाद वो अपने जो शासकीय कार्य हैं उनको जो है वो निपटाएंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर अगर मौसम की बात की जाए तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और अभी उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और सुबह से देहरादून के कई जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है सुबह से देखने को मिल रही है और देर रात भी कई जगहों पर जो है वो बारिश हुई है। अगर मौसम विभाग की पूर्वानुमान की अगर बात की जाए तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़ इन जगहों पर जो है येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक जो है इसी तरीके से मौसम का मिजाज रहने वाला है। तो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और सभी प्रशासन और जिला प्रशासन या आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ताकि अगर बारिश के जिस प्रकार से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और जिस प्रकार से भूस्खलन की स्थिति पहाड़ी जिलों में रहते हैं तो ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सुबोध आपका भी शुक्रिया और निषेध आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता जगह जगह से जुड़े और देश भर की खबरें आपको बताएं। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।